हर राज्य की स्थानीय नीति बनती है, हर राज्य की अपनी नियोजन नीति बनती है, हर राज्य की अपनी भाषा नीति होती है। मगर झारखंड ही में इस तरह का क्यों हुआ? यहाँ पर क्योंकि मजबूत नेतृत्व की कमी से ये सारा कुछ हुआ, विजन की कमी से इस तरह से हुआ। जिस राज्य को पाने के लिए 28 सालों तक का इतना लंबा संघर्ष चला, खून और पसीना एक किया हमारे पूर्वजों ने और अगुवाओं ने, उसका अपमान यहाँ पर लगातार होता रहा। भाषा के आधार पे पश्चिम बंगाल अलग बन चुका है, भाषा के आधार पे आपका उड़ीसा अलग बन चुका है। क्या अगर हम उनकी भाषाओं को यहाँ पर जगह देते हैं तो क्या हमें पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा में हमको क्या नौकरी मिलेगी? क्या बिहार में मिलेगी जो यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा बनाए? बल्कि हमारे तो यहाँ लोग जब बिहार में क्वालिफाई करते हैं तो किस तरह से मार पीट के भगाया जाता है कि झारखंडी तुम यहाँ नौकरी करने आए हो। और हम यहाँ पर अपने राज्य को एक खुला चरागाह और अखाड़ा बना के यहाँ पर रख दिया है। यहाँ पर तीसरी चौथी नौकरी की बात होती है हमेशा स्थानीय नीति की। हमारे अधिकारों का हनन किस तरह से हुआ है और साथ ही साथ जो झारखंडी जो मानस है उसके भी जो मौलिक अधिकार जो उसको स्वतः मिलने चाहिए थे उसके साथ यहाँ पर खिलवाड़ किया गया, हमारा अपमान किया गया, हमारे अधिकारों का हनन किया गया। मोर्चा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक मंच पे आए सभी आंदोलनकारी, हमारे सभी के एजेंडा मुद्दे एक हैं और हम लोग इसमें एकजुट होके इसमें आगे बढ़ें तो ये हमारे अपने राज्य के लिए बेहतर होगा। बंटना नहीं है, एकजुट होना है, तभी जो हमारा अपना उद्देश्य है वो पूरा हो पाए। श्री अमित महतो जी और पूर्व विधायक, और साथ ही साथ उस दिन जो मेरे नाम की भी घोषणा जो महासचिव के बतौर कर दी गई थी, उसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो ना मुझे उसकी पहले सूचना दी गई थी, ना ही मेरी सहमति ली गई थी। वहाँ सिर्फ मीटिंग 24 जिलों से लोगों की उसमें उपस्थिति की बात थी। मीटिंग जो विचार विमर्श के लिए, जिसमें से निश्चित रूप से हमारे जो अभी जो भाषा स्थानीय नीति और जो नियोजन नीति को लेके और सारी बातें हम लोग जो बोलते हैं, मैं भी बोलती हूँ कि उद्योग नीति और विस्थापन और पुनर्वास की बातों को लेके मीटिंग की बात हुई थी वहाँ पर, जिसमें हमारे सभी लोगों को जो हमारे आंदोलन में साथ में चल रहे हैं सबके उपस्थिति की बात की गई थी, सूचना देने की बात की गई थी। मगर वहाँ पर काफ़ी लोग जो अनुपस्थित रहे तो हैरानी तो थी ही मुझे। और मैंने अपने संबोधन में जो शुरुआत के जो संबोधन में था, मैंने ये कहा भी था इस बात को कि जब हम लोग आंदोलन में साथ में चल रहे हैं तो बाकी लोगों को भी वहाँ पर होना चाहिए। और ये बात भी हो गई कि वहाँ पर पार्टी स्थापना की बात थी, तो इसको भी लेके थोड़ा सा मेरी प्रतिक्रिया उस समय भी जाहिर हुई थी और अप्रत्याशित रूप से बिना मेरी सहमति लिए गए मेरा नाम बतौर महासचिव घोषित कर दिया गया था कि किन्हीं कारणों से ये सारा कुछ करना पड़ा इस तरह से। तो उस समय तो मैं चुप रही, मगर निश्चित रूप से मुझे लगा कि पारदर्शिता नहीं शुरू से ही इसमें है, तो कहीं ना कहीं मैं भी बहुत असहज महसूस करने लगी। और फिर बाद में ये प्रतिक्रिया भी आने लगी बाकी लोगों के जो आंदोलन से जुड़े हुए हैं, आम जनमानस का भी, कि इस तरह का जो नहीं होना चाहिए था अभी इस तौर पे, क्योंकि मैं भी उसके हमेशा से ही पक्ष में रही हूँ कि जो भी फैसला हो सबको के साथ सबके विचार विमर्श होके और सबकी सहमति से ही किसी निर्णय पे हम लोगों को पहुंचना चाहिए। जो यहाँ पर नहीं हुआ था आनन फानन तौर पे, जो भी उनके अपने कारण रहे जो उन्होंने आज तक मुझे स्पष्ट नहीं किया है, तो मुझे फिर लगने लगा कि मेरा इस तरह से, क्योंकि मैं हमेशा से मैंने राजनीति में अपने सिद्धांत और नियम के साथ ही मैं चली हूँ, चाहे वो कांग्रेस पार्टी ही क्यों नहीं रही हो, मैं अपने शर्तों पे मैंने काम किया वहाँ पर भी। और यहाँ पर मुझे लगने लगा कि मैं अपने आप को बहुत असहज महसूस करने लगी कि इस तरह का, और बाकी हमारे भी जो साथी हैं वो भी छूट जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस पार्टी से अपने आप को अलग कर लूँ और बाकी जो हमारे अपने जो आंदोलन के साथी जिनके साथ मैंने हमेशा, चाहे वो नौजवान हो या वरिष्ठ हमारे अपने जितने भी अनुभवी नेता हैं, तो उनके साथ मुझे लगा कि मुझे रहना ज़्यादा बेहतर है। और जब हम फिर जो भी फैसला लें, अगर थर्ड फ्रंट की बात भी होती है, क्योंकि आम चर्चा इस बात की भी है, तो जो भी हो सबकी सर्वसम्मति से और अच्छी तरह से आपसी विचार विमर्श के बाद ही।
तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि इसलिए मुझे अपने आप को इस पार्टी से, जो झारखंडी खाद्यान्नी पार्टी है, उससे अपने आप को अलग करना मैंने बेहतर समझा। तो ये मुख्य कारण है। और क्योंकि इसका अभी हाल में ही हुआ है और जिस तरह की घोषणा हुई, जिस तरह की चर्चाएं चल रही है, तो मुझे लगा कि क्योंकि ये बातें निकली तो फिर पब्लिक डोमेन में गया सबसे पहले, तो फिर सब लोगों के सवाल उठने लगे, तो मुझे लगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही बता देना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आप लोगों को कुछ सवाल अगर पूछना चाहते हैं लगा कि आपको धोखा में रख के पार्टी का महासचिव बना दिया? लगा नहीं, हुआ यही। क्योंकि जब भी इस तरह की कोई बातें होती हैं तो आम सहमति, क्योंकि हमारे आपस में बातचीत का सिलसिला तो था ही, मगर कभी भी इस तरह की बातें नहीं आई थी। हमेशा होता था कि बैठक करनी है, बातें करेंगे, बाकी लोगों को भी उसमें निमंत्रण होगा, सब लोग हम लोग बैठ के ये बात करेंगे। और उस दिन का भी यही जो है मजनू मुझे बताया गया था, तो उसी तहत ही मैं उसी विचार के साथ ही वहाँ पहुँची थी। मगर वहाँ पर कुछ और नज़ारा देखने के लिए मुझे मिला और मैंने इस बात का विरोध भी किया था, प्रतिक्रिया भी की थी कि इस तरह से जब हमारे वरिष्ठ नहीं हैं, बाकी लोग नहीं हैं, तो इस तरह का यहाँ पर क्यों हो रहा है। तो मगर आप पार्टी बनाने के खिलाफ हैं या फिर आप चाह रहे हैं कि सारे संगठन जो 1932 की मांग कर रहे हैं वो एक मंच पे आए तब पार्टी बने? निश्चित रूप से मेरा वही था कि क्योंकि देखिए आंदोलन में सभी लोगों के अपने हर कोने से, झारखंड के हर कोने से लोगों की इसमें अपनी अपनी बातें आती गई, वो इसमें आंदोलन में जुड़ते गए, हम लोग सब साथ में ही चल रहे थे। मगर इस तरह का जो है बाकी लोगों को काट के और कुछ सीमित लोगों के साथ ये करना मेरे अपने विचार से बहुत ही गलत था उस समय भी। और थोड़ा सा इस बात की मैंने उनसे नाराज़गी भी व्यक्त की कि इस तरह से नहीं होना चाहिए था, बाकी लोगों को भी इसमें सम्मिलित करना चाहिए और जो भी हो सर्वसम्मति से हो। पिताजी को तो ऐसा नहीं लगा ना कि वो हट कर गया, कल का जूनियर लड़का पार्टी का अध्यक्ष रहेगा और हम महासचिव रहेंगे? नहीं, देखिए वो तो बात अलग है, वो अपने तरह का कि मेरा अपना क्या कद रहा है राजनीति में या क्या है, उसकी बात नहीं है। बात ये है कि आप इस तरह के निर्णय आप एक कोई व्यक्ति ले और बाकी लोगों को सम्मिलित नहीं करे, इसमें वो ज़्यादा अहम हो जाता है। और ये एक और सवाल बनता है आप लोगों से, क्या आप लोगों की व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा 19 से 32 का खतियान का जो आंदोलन चल रहा था उसको छितर बितर कर दिया? जयराम महतो कह रहे थे, अभी समाचार पत्रों में आया था टुंडी से, फिर उधर तीरथनाथ आकाश कहीं और से, सूर्य सिंह बेसरा कहीं और से, बीता श्री ओराव कहीं और से, अमित महतो कहीं और से। तो आप लोग की जो व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा है कहीं वो तो आड़े नहीं आ रही है इस आंदोलन में? देखिए इस आंदोलन में राजनीतिक रूप भी, विशुद्ध रूप से राजनीतिक लोग भी जुड़े। जैसे कि मैं अपनी पार्टी छोड़ के क्यों आई, मुद्दों के चलते ही। जो अभी माहौल बना, जो झारखंडियत के विरुद्ध जो जा रहा था, उसने ही मुझे विवश किया अपनी वैसी पार्टी से नाता तोड़ने के लिए जिसको यहाँ पर बतौर जब एकीकृत बिहार था तो मेरे पिताजी को इसको क्षेत्रीय कांग्रेस पार्टी बनाने का श्रेय जाता है, स्थापित करने का, और उनको ही श्रेय जाता है छोटा नागपुर में, दक्षिणी उत्तरी छोटा नागपुर में कांग्रेस को स्थापित करने का। तो मैं भावनात्मक रूप से उससे जुड़ी रही। मेरे माता पिता ने, दोनों ने इसमें अपना जो है योगदान दिया है, और सिर्फ पार्टी में ही नहीं, जनता की सेवा में, और विशुद्ध रूप से हमारी जो राजनीति लोगों की राजनीति रही है, निहित स्वार्थ में कभी नहीं चली है। तो जब मैंने कांग्रेस पार्टी में देखा कि वो अपने जो है उद्देश्यों से भटक रही है और यहाँ का पूरा ही खाका और तस्वीर जो अलग तरीके से मुझे दिखी, तब मुझे इससे लगा कि पहले माटी है फिर पार्टी है। अगर मैं हम पार्टी, राजनीति एक बहुत ही सशक्त माध्यम है जनसेवा का, जिसके जरिए आप जनता की बहुत सेवा कर सकते हैं, अपनी आवाज़ जो है मजबूती से बहुत ऊंचे तक आप पहुंचा सकते हैं। मगर जहां ये मुझे लगा कि इस तरह की बातें हो रही हैं, इसलिए, नहीं तो मेरे लिए ये आसान नहीं था कांग्रेस से अलग होना, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मेरे डीएनए, मैं तो कहती भी थी कि मेरे डीएनए में, क्योंकि मेरे पैदाइश से पहले ही मेरे पिताजी कांग्रेस से जुड़ चुके थे
और फिर उनका जो योगदान कांग्रेस में रहा, अपनी जनता के प्रति उन्होंने कांग्रेस के माध्यम से जनता की जिस तरह से सेवा की है। बिहार राज्य में अलग, बाकी लोग तो आंदोलन दूसरी तरह से कर रहे थे, मगर उनका एक स्वरूप ये भी था कि बिहार में ही रहते हुए छोटा नागपुर, संथाल परगना के लिए, कोल्हान के लिए उन्होंने अलग व्यवस्था यहाँ पर बनाई थी, जिसके बारे में जानकारी है, आप लोग देखना चाहें तो उनके उसमें है जीवनी में। केंद्र शासित प्रदेश बनाना चाहते थे। बिल्कुल, निश्चित रूप से उनका ये एक लाइन अलग थी बाकी लोगों से कि हमारे लोग अभी तैयार नहीं हैं इसके लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी ऐसी कि जो शिक्षा का स्तर ऐसा नहीं था और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि प्रशिक्षित नहीं हैं लोग, और वो इसीलिए उनका था कि राज्य ले लेना, अलग बना लेना, मगर उसको चलाना उतनी ही बड़ी टेढ़ी खीर है। इसीलिए पहले केंद्र शासित प्रदेश बने, लोग सिस्टम को समझे, सिस्टम में ढल जाएं, प्रशिक्षित हो जाएं, उसके बाद अलग राज्य होता। और अगर निश्चित रूप से अगर वो कुछ वर्ष और जीवित रहते तो वो जिस तरह अपने धुन के पक्के थे वो भी हो जाता, मगर दुर्भाग्य है जिस तरह से आंदोलन आगे चलता रहा, बढ़ता रहा, और जो जिस तरह से हम लोगों को, अगर आखिरकार हम लोग को झारखंड राज्य मिला, मगर क्या वो हमने देखा जिसकी क्या उसकी पूर्ति हो पाई, जिसलिए झारखंड बना, जो अलग अपनी भाषा, परंपरा, संस्कृति और मनोवृत्ति के चलते जो बिहार से अलग हुए, क्या वो सफल हो पाया? जो मौलिक रूप से संविधान में जो एक लिखा हुआ है, जब आज़ादी के बाद संविधान की जब का निर्माण हो रहा था तो उसमें राज्य गठन समिति के जो अध्यक्ष थे वो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट में ये है सारा कुछ है कि एक क्षेत्रफल में निवास करने वालों की भाषा, परंपरा, संस्कृति ही उस राज्य का जो है गठन बने, उसी के आधार पर गठन होगा और उसका वहाँ पर नामकरण होगा। स्थानीय लोगों की एक पहचान बनेगी और उसके हिसाब से ही राज्य सरकार जो है उनके लिए नीति निर्धारित करेगी, उनकी अधिकारों की सुरक्षा में। ये सारा कुछ है। तो ये जब आखिरी सवाल ले लीजिए जी, तो ये कई बार कह चुकी हैं। हाँ, कह चुके। एक सवाल उठेगा आप पे कि आप अपने बेटर हाफ को समझा नहीं पा रही हैं, तो राज्य की जनता को कैसे समझाएंगी? क्या? सॉरी, हम नहीं समझे आपकी बात को। आपकी जो मांग है, हाँ, आपके बेटर हाफ उससे संतुष्ट हैं या अवगत हैं या वो भी आपके साथ हैं, ये तो सवाल उठेगा ना कल। जब आप अपने घर में नहीं समझा पा रहे हैं तो दूसरे को कैसे समझाएंगे? दूसरे लोग तो समझ ही रहे हैं। अब आप यहाँ पर बेटर हाफ या फिर आप मतलब आप वही 18वीं शताब्दी के ही मानसिकता में फंसे हुए लोग में से एक हैं क्या, जहाँ पर महिलाएं अपनी अलग सोच नहीं रख सकती हैं, अलग अपनी राजनीति, अपनी नीति में, अपने सिद्धांत में नहीं चल सकती हैं। तो बस वही है मेरा कारण। और दूसरा व्यक्ति अपना क्या किस सोच में चल रहे हैं, वो अपनी क्या विचारधारा में चलना चाहते हैं, ये उनकी सोच है। हम देखिए, किसी पे आज तक हमने कभी अपने विचारों को ना थोपा है, ना किसी को अपने विचार थोपने दिए हैं। मेरे अपने जीवन के अपनी नीति सिद्धांत, मेरी अपनी परवरिश, मेरे अपने संस्कार खुद के हैं और मैं उसी के हिसाब से चलती हूँ, चाहे वो राजनीति हो या निजी जीवन हो। मगर आप देखिए, आप बातें को आप डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं, आप निजी जीवन पे क्यों ले जा रहे हैं? आप मैडम, मेरा ये था कि जब संगठन सभी लोगों को बताएगा कि हमारा क्या मांग है और क्यों ये झारखंडियों के लिए जरूरत है, तभी तो संगठन का मांग आज कुछ लोगों का है, ये कल पूरे झारखंड के एक एक लोगों का होगा। इसलिए ये मैं कह रहा हूँ, क्या संगठन या जो आप लोग का डिमांड है वो सब तक पहुंच रहा है या सबको आप लोग समझा पाने में सक्सेस हो रहे हैं कि हम लोग मांग कर रहे हैं वो एकदम सही है और आपके फायदे के लिए? निश्चित रूप से लोग समझ रहे हैं, लोग महसूस कर रहे थे, मगर समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि बातें वहाँ तक नहीं गई थी अभी तक। और ये जो भाषा का जो क्षेत्रीय भाषा बनाने का जो एक तरह से मैं कहूँ एक बहाना हुआ, जिसमें ये सारा आंदोलन खड़ा हुआ कि किस तरह से वैसी गैर झारखंडी बोलियों को, जिनको अपने ही उद्गम स्थल पे, अपने ही राज्य में मान्यता नहीं है, संविधान की 8वीं कंडिका में इसको बोली की श्रेणी में रखा गया है, इसीलिए बिहार में ना ये स्कूलों में, ना कॉलेज में, ना दफ्तर में कहीं इस्तेमाल नहीं होता है। तो फिर ये इसको यहाँ पर ऐसी बोलियों को यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा बना के जो जिस तरह से यहाँ पर सिस्टम में समाहित किया गया
और जो आपके 10वीं और 12वीं बोर्ड में भी उसको जो जगह दी गई कि अब अपने बोलियों में, अपनी भाषा में इस तरह से उनके लिए व्यवस्था दी गई, यहाँ से बात खड़ी हुई है। और सीधी तरह से, नहीं मेरी बात खत्म होने दीजिए, 5 प्रमंडल का ये राज्य है और उसमें से आपका संथाल परगना में पूरे 5 जिला में अंगिका को जो कर दिया गया, बिना मतलब इस आधार के कि क्या है क्या नहीं है, किनके संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकारों को ज़्यादा महत्व मिलना चाहिए। किस लिए झारखंड राज्य का निर्माण हुआ? हमारी अपनी भाषा, परंपरा, संस्कृति को करने के लिए। उत्तरी छोटा नागपुर में, बोकारो, धनबाद में वहाँ पर इसको किया गया, पलामू में किया गया। दक्षिणी छोटा नागपुर में यहाँ पर मैथिली, भोजपुरी, मगही बोलने वाले लोग हैं, यहाँ क्यों नहीं किया गया? राजधानी है यहाँ पर बवाल हो जाएगा। और फिर कोल्हान में आपका सिर्फ बंगला और उड़िया भी, जो एक गैर झारखंडी भाषाएं हैं, उनको भी डाला गया। मैं तो इसमें शुरू से ही जुड़ी रही, जब मैं विधायक थी, मैं मंत्री थी, तब भी मेरा ये स्टैंड था इसके अगेंस्ट। इसलिए मेरे संज्ञान में जब ये आया तो मैं तुरंत समझ गई, मुझे समझने में देर नहीं लगी, और इसलिए मेरा विरोध 27 जनवरी को सरकार की इन गलत नीतियों के खिलाफ में हुआ, जिसमें सिर्फ क्षेत्रीय भाषा की ही बात नहीं थी। उससे पहले मुख्य सचिव जो है, झारखंड के मुख्य सचिव के द्वारा एक ऐसी चिट्ठी निकली जिसमें 40-45 वर्ष पहले जो यहाँ पर राजस्थान से आके लोग प्रवासी यहाँ पर हैं, उनकी जाति आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए खतियान की अर्हता हटाने की बात यहाँ पर की गई। 20 जनवरी 2022 को ये समाचार पत्र में निकलता है कि एक पीआईएल के आलोक में झारखंड उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि 5वीं अनुसूची के जो 13 अनुसूचित जिले हैं, जिसमें अभी तक ये सुरक्षा कवच था कि वहाँ के स्थानीय लोगों को ही तीसरी और चौथी वर्ग की नौकरी में वहाँ प्राथमिकता दी जाएगी, उस व्यवस्था को भी तोड़ने का काम किया गया। सरकार की तरफ से जो महाधिवक्ता हैं उनके तरफ से कोई जवाब नहीं यहाँ पर दाखिल किया गया कि 5वीं अनुसूची में, जबकि ये गजट नोटिफिकेशन ये सारा जारी है, उसमें ये पूरी तरह से ये नोटिफाइड जिला है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती थी, मगर ये इस राज्य में हुआ है और सब लोग चुप रहे। ये इतना अनर्थ हमारे साथ लगातार होता रहा, चाहे वो भाषा का हो या प्रवासियों के लिए व्यवस्था दी जा रही हो, या हमारे अपने 13 अनुसूचित जिलों के साथ इस तरह से जो इतना अनर्थ किया गया है। ये सारी चीज़ों ने मुझे विवश किया कि जिसमें हमारे अपने जो लोग हैं यहाँ पर, जो मैं जिस पार्टी से मैं जुड़ी रही, उस वहाँ से भी इसके लिए उसके विरोध में तो कुछ हुआ नहीं, बल्कि दबाव ये बनाया गया कि हाँ, भाषा को, जो आपके स्थानीय नीति को जो जिस तरह से असंवैधानिक रूप से हाई कोर्ट में 2002 में यहाँ पर उलझा के रखा गया, स्टे करवाया गया, ये क्या सही है? हर राज्य की स्थानीय नीति बनती है, हर राज्य की अपनी नियोजन नीति बनती है, हर राज्य की अपनी भाषा नीति होती है, मगर झारखंड ही में इस तरह का क्यों हुआ? यहाँ पर क्योंकि मजबूत नेतृत्व की कमी से ये सारा कुछ हुआ, विजन की कमी से इस तरह से हुआ। जिस राज्य को पाने के लिए 28 सालों तक का इतना लंबा संघर्ष चला, खून और पसीना एक किया हमारे पूर्वजों ने और अगुवाओं ने, उसका अपमान यहाँ पर लगातार होता रहा। उसके बाद जो 2003-4 से यहाँ पर जो दूसरे राज्य से यहाँ पर झारखंड में अपनी राजनीति चमकाने के लिए आए हैं, हमारा अहित करने के लिए उन लोगों ने उसी समय से ये भोजपुरी, मगही, मैथिली को यहाँ पर राजभाषा दर्जा देने की बात को वहाँ पर चर्चा, वहाँ पर कयावत शुरू हुई। ये सारा खेल हमारे अपने जो है विरोध में ये सब चलता रहा और आखिरकार हो गया ये सब। 2011 में जब मैं इस विधायक थी, मैंने इसका पुरजोर विरोध किया था, यहाँ तक कि बंगला और उड़िया भाषा के लिए भी किया था, क्योंकि गैर झारखंडी भाषाएं हैं। झारखंड के भाषा के आधार पे पश्चिम बंगाल अलग बन चुका है, भाषा के आधार पे आपका उड़ीसा अलग बन चुका है। क्या अगर हम उनकी भाषाओं को यहाँ पर जगह देते हैं तो क्या हमें पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा में हमको क्या नौकरी मिलेगी? क्या बिहार में मिलेगी जो यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा बनाए? बल्कि हमारे तो यहाँ लोग जब बिहार में क्वालिफाई करते हैं तो किस तरह से मार पीट के भगाया जाता है कि झारखंडी तुम यहाँ नौकरी करने आए हो। मुँह पर चिट्ठी फेंक के दी गई कि आपका काउंसिल, क्योंकि आप झारखंड के निवासी हैं, आपको आपका काउंसिल यहाँ पर रद्द किया जाता है। क्वालिफाई करने के बाद भी ये सारा कुछ हो रहा है दूसरे राज्यों में, और हम यहाँ पर अपने राज्य को एक खुला चरागाह और अखाड़ा बना के यहाँ पर रख दिया है। यहाँ पर
तीसरी चौथी नौकरी की बात होती है हमेशा स्थानीय नीति की। क्या हमारे लोग सेकंड क्लास जो हमारी स्टेट सर्विस है उसके लायक नहीं है क्या? उस सेवा को भी क्या सुरक्षित करने की ज़रूरत नहीं है? दूसरे राज्यों में आप जाके देखिए, अगर 2-3% से भी ऊपर अगर इस तरह की सेवाओं में अगर किसी बाहरी दूसरे राज्य के लोगों को वहाँ पर अप्लाई भी करने अगर दिया गया हो। मेरे खुद का देखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने ये विज्ञापन में दिया है कि ये विज्ञापन सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए है। जो बवाल यहाँ पर शुरू हुआ तो बिहार की राज्य ने भी ये घोषणा की कि बिहार में नियोजन बिहारियों के लिए, मध्य प्रदेश की सरकार ने भी यही कहा कि यहाँ मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए ही नियोजन होगा, हमारे संसाधन जो हैं हमारे अपने राज्य के विकास के लिए होगा। इस तरह की बातें हो रही हैं। पंजाब के भी जो उस समय जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी तो ये सब सारे बातें कह दी, भले वो बाद में इससे मुकर गए, मगर ये भावना सब जगह चली गई है कि इस तरह का अगर झारखंड में हो सकता है तो कहीं भी हो सकता है, और ये बिल्कुल सरासर गलत है। संवैधानिक रूप से हमारे जो अपने अधिकार, हमें मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं उनका लगातार हनन होता गया है, और ये सारा कुछ जो है हमारे जो जितने भी यहाँ पर मुख्यमंत्री बैठे हैं उनकी अपनी स्वार्थ नीति और अपनी वोट की राजनीति के चलते ये सारा जो अन्याय और ये जो जिस तरह का हमारे लोगों को झेलना पड़ा ये अपमान, ये आज ये वक्त आया है। इसीलिए हम लोग सब खड़े हो गए हैं ये अन्याय को न्याय में बदलने के लिए, अपने संवैधानिक रूप से जो हमारे मौलिक अधिकार जो हमें मिले हैं उसको प्राप्त करने के लिए। ये दुर्भाग्य है कि जिस राज्य को बनाने के लिए इतना लंबा संघर्ष करना पड़ा, अब अपने अधिकारों को यहाँ प्राप्त करने के लिए हम लोगों को ये जोर जोर से ये सब बोलना पड़ रहा है, इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है, आंदोलन करना पड़ रहा है। लोगों पर इसका निश्चित रूप से असर पड़ा है। लोग अब जान गए हैं कि एक 5वीं अनुसूची के राज्य में हमारे अधिकारों का हनन किस तरह से हुआ है, और साथ ही साथ जो झारखंडी जो मानस है उसके भी जो मौलिक अधिकार जो उसको स्वतः मिलने चाहिए थे उसके साथ यहाँ पर खिलवाड़ किया गया, हमारा अपमान किया गया, हमारे अधिकारों का हनन किया गया है। तो ये वक्त आ गया है कि हम लोग जो हैं अब एकजुट होके, ये अलग अलग जो अपना मोर्चा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक मंच पे आए सभी आंदोलनकारी, हमारे सभी के एजेंडा मुद्दे एक हैं और हम लोग इसमें एकजुट होके इसमें आगे बढ़ें तो ये हमारे अपने राज्य के लिए बेहतर होगा। बंटना नहीं है, एकजुट होना है, तभी जो हमारा अपना उद्देश्य है वो पूरा हो पाएगा। ये प्रेस के मौजूद पर आपने प्रेस किसी वजह से आपने बुलाया, उस पर बात कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है गीता श्री राम की ये पहले से सोची समझी थी की बात थी कि हम महतो जी की पार्टी में शामिल हुए हैं, जब आपके जो कद के लोग हैं जैसे कर्मा उरांव जी ने आपके जाने का पुरजोर विरोध किया और यहाँ तक कह दिया कि हम किसी भी सूरत में अब गीता श्री उरांव के साथ मंच शेयर नहीं करेंगे, इस वजह से क्योंकि आपने एक राजनीतिक पार्टी का दामन थाम लिया है और हमारी जो लड़ाई है वो गैर राजनीतिक है, बौद्धिकता के आधार पर है, लिहाजा गीता श्री से कोई संबंध नहीं रहेगा। इसी तरह का अन्य नेताओं ने भी आपके विरोध बोला है, लिहाजा आप कहीं न कहीं मानसिक दबाव में आई, उसके बाद नहीं, मानसिक दबाव में नहीं आए। मानसिक देखिए, हाँ, इन सब बातों से मुझे जरूर पीड़ा हुई और मुझे ये स्पष्ट हुआ कि जो मुझे बताया गया कि बाकी लोगों को भी सूचना दी गई थी वो किन्हीं कारणों से वहाँ उस दिन नहीं मौजूद हो सके। जब प्रतिक्रिया से ये पता चला कि वो सभी अभिज्ञ रहे इस बात से, उनको इनवाइट किया ही नहीं किया, तो ये सारा जो है जो जिस तरह से अंधेरे में रख के सारा कुछ किया गया और मुझे उसमें शामिल किया गया, मैंने तो तुरंत उसमें प्रतिक्रिया दे दी थी, मगर सिर्फ और सिर्फ झारखंडियत के नाते मैं वहाँ पर उस समय चुप रही। मगर मैंने बाद में बंद कमरे में इस बात को, मैं क्या बोलूँ, अब छोटा भाई हैं तो मैंने उनको डांटा भी बहुत और कहा कि ये तरीका बहुत गलत है, आपने बाकी लोगों को यहाँ वरिष्ठों को यहाँ पर नहीं किया और ना बुलाया, और बाकी जो हमारे नौजवान साथी हैं उनको, क्योंकि उनको भी तकलीफ़ पहुँची। आप लोगों ने देखा होगा मैं लगातार सबके साथ थी, सबके साथ में रही हूँ, चाहे आमरण अनशन कर रहे हो या कुछ भी हो या कैसे भी मामले हो। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, राजनीति में हूँ, मगर मैं इस तरह की ओछी राजनीति नहीं करती हूँ। ये मेरी कोई सोची, मैंने तो आपको शुरू में ही स्पष्ट कर दिया गया कि मुझसे ना मुझे ये सूचित किया गया, मीटिंग बुला के अगर अब आप पार्टी स्थापना समारोह कर देते हैं, गलती किसकी है? मेरा तो ये प्लानिंग में था ही नहीं, और उसके बाद फिर आप घोषणा भी मेरे नाम की कर देते हैं बिना मुझसे विचार विमर्श किए, बिना मुझे मेरी सहमति लिए।
और उसके लिए मुझे दोष दिया जाने लगा। डॉक्टर कर्मा उरांव ने मुझे फ़ोन करके अगले दिन बोला कि मैया ये क्या कुछ ज़्यादा हड़बड़ी में नहीं हो गया? हम बोले क्या बोले दादा आप इसके बारे में, हम तो क्या ही बोले, हमको तो समझ में नहीं आ रहा। ये सारी बातें हुई हैं निश्चित रूप से। ये क्या लग रहा है जिस तरह से आंदोलन भाषा को लेकर अभियान को लेकर शुरू हुआ, जिस तरह से कंक्रीट था, एक लामबंद अपने थे, वक्त समय गुजरने के साथ में बिखराव आया, कई मंच बन गए, कई लोग अलग हो गए, आप ही अलग हो गई, फिर उसमें जुड़ने की कवायद कर रही, तो क्या बिखराव की स्थिति में है? नहीं, कयावत कर नहीं रही हैं लोग मेरी बातों से बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे लोग जो लोग मेरे साथ बैठते रहे हैं वो मेरे विचारों से अवगत हैं कि मैं किस तरह की व्यक्ति हूँ, लोग जानते हैं। मगर ये जो अप्रत्याशित रूप से हुआ, सभी लोग बौखला गए उसमें, सबको लगा कि ये ऐसे कैसे हो गया। बहुत लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि आपके जैसे मैच्योर व्यक्ति से हम लोगों ने ये उम्मीद नहीं की थी, ये कैसे हो गया। तो मेरा फिर उसमें मैंने बताना शुरू किया कि देखिए इस तरह से हुआ है। तो बोले कि तभी हम लोग हैरान थे कि आखिर वो कैसे बाकियों से कट के एक धड़े में चली जाएंगी। हम बोले ये मेरे स्वभाव में है ही नहीं कि हम सबके साथ चलें, अचानक हम अपना रूट चेंज कर लें, ये मेरा स्वभाव नहीं है। आंदोलन बिखराव की स्थिति में है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। नहीं 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 नहीं। आज बैठक करने वाले हैं तमाम 24। हाँ, मुझे पता है। अपने तरीके से काम कर रहे हैं, आप अपने तरीके से काम करें, कर्मा जी अलग तरीके से काम कर रहे हैं। एफआईआर होने के बाद बेसका जी भले भूमिगत हो गए, वो सभी लोग अलग अलग मोर्चे पर काम कर रहे हैं। कहाँ भूमिगत हो गए, वो तो घूम रहे हैं पूरा कोलार में। 15 तारीख का जो 15 अप्रैल का जो महाजुटान होने वाला है, बाकायदा उन्होंने एसडीओ को सब दिया हुआ है और वो सब जगह सभी प्रखंडों में। कल मेरी बात हुई, उन्होंने मुझसे बात की और उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग इसी बात से अचंभित थे। हमने कहा दादा आप भी किस तरह का रिएक्शन दे रहे थे, हम देख रहे थे। तो मगर ठीक है, हम बोले कि हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, हम पहले से करते रहे हैं, क्योंकि एक समय जब स्टूडेंट या छात्र आंदोलन हुआ था तो मेरी माँ की भी उसमें वहाँ पर भूमिका रही है, ले जाके दिल्ली में बात कराने का। इस बात को वो भी मंच पे कई बार बोल चुके हैं। तो एक भावनात्मक लगाव उनसे भी मेरा हमेशा से रहा है, उनकी मैं इज्जत करती रही हूँ। शैलेंद्र महतो जी से भी हमारी वार्ता होती रही है, हम लोग उठते बैठते रहे हैं, बातचीत करते रहे। उसी बात को तो मैंने उस दिन भी कहा कि ये दो हमारे वरिष्ठ जो हैं आज यहाँ पर नहीं है। ये मुझे बहुत देख के थोड़ा सा अजीब लग रहा है, क्यों नहीं है ये लोग यहाँ पर। और हेमंत जी जो हैं कुछ ऐसे लोगों के साथ घिरे हुए हैं कि द्वारा घिरे हुए हैं जो निश्चित रूप से उनको गलत दिशा में ले जा रहे हैं। क्योंकि मैं उनके साथ में रह चुकी हूँ कैबिनेट में और मैंने ये खुद बात देखी है। उस दिन आपने देखा होगा 93rd अमेंडमेंट की जो मैंने बात की, ये 93rd अमेंडमेंट की जो बात मैंने उनको भी बताई थी जब जेपीएससी का मामला हुआ था। उनके ही अधिकारी मेरे सामने, क्योंकि हम लोग 3 लोग ही कमरे में बैठे हुए थे और उनको बोल रहे थे कि ऑटोनोमस बॉडी है जेपीएससी और इसको सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। तो मैंने 93rd अमेंडमेंट की जो है चर्चा करके वहाँ पर उनको बताया था कि ये 2 लाइन का है कि स्टेट गवर्नमेंट कैन टेक एनी डिसीजन फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स सब्जेक्ट्स। यानी कोई भी राज्य जो है, वहाँ जो राज्य सरकार है वो अपने जो राज्य के निवासियों के लिए कोई भी अगर निर्णय लेती है तो उसमें कोई एजेंसी बाधा नहीं उत्पन्न कर सकती है। ये मैंने अर्जुन मुंडा जी के साथ भी देखा है। उस समय जिस समय एमबीबीएस में हमारे आदिवासी बच्चों की जो 1 साल पढ़ने के बाद उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था कि आपका गलत तरीके से हुआ है, उस समय मैंने अर्जुन मुंडा जी से भी यही बात की थी। उन्होंने तत्काल मेरी बात को समझते हुए क्योंकि वो कह रहे थे कि एमसीआई इसमें ऑब्जेक्ट करेगा, हम बोले नहीं, आप सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी अपने लोग राज्य के लोगों के प्रति बनती है। आप लीजिए, आप इंस्ट्रक्शन दीजिए, आप आदेश दीजिए, देखिए कोई आपको नहीं रोकेगा। और वही हुआ, आज वो बच्चे पीजी करके निकले हैं। ये 2012 की बात है। 2014 में मैंने हेमंत जी से ये बात कही। मैंने ये 2 मुख्यमंत्रियों को देखा है। मैंने यही समझ गई हूँ कि जो इनके सलाहकार मंडली हैं वो सही तरीके के लोग नहीं हैं जो उनको सही बातें बताएं कि राज्य कैसे चलाना है। यहाँ पर ये सब होता रहा है और इसीलिए ये सारी गड़बड़ियाँ होती रही हैं। और ये बातें हैं जो हेमंत जी के साथ भी हम लोग देख रहे हैं कि उन्होंने जो वायदे 2019 के चुनाव के समय जो उन्होंने अपनी मैनिफेस्टो जो था वो कैसे उसमें बैकफुट पे चले गए। और जो 2021 के आखिर में ऐसे गलत फैसले हमारे अपने राज्य के लोगों के लिए आए जो निश्चित रूप से बहुत ही
आघात हमारे अपने जो अधिकारों को पहुंचाने वाले हैं। तो मैं तो अभी भी कहूँगी कि मुख्यमंत्री जी से कि आप किसी बात से डरिए नहीं। आप जो है 93rd अमेंडमेंट की कॉपी आप मंगा के दीजिए। 2 लाइन में अंग्रेजी में लिखा है, 2 लाइन का उसका अनुवाद है, और उसके तहत अगर मुख्यमंत्री निर्णय लेते हैं इस राज्य के लिए, कोई उनको रोकने वाला नहीं है। कुछ नहीं, कोई कोर्ट केस नहीं होगा। महाधिवक्ता वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 2002 में स्थानीय नीति का जो है मामला कोर्ट में स्टे करवाया था। तो ये 2 लाइन अगर वो समझ जाएं तो निश्चित रूप से वो सही फैसले इस राज्य के लोगों के लिए ले पाएंगे। मैडम आखिरी सवाल, मैडम जितने भी आंदोलनकारी हैं क्या आप उनको एक मंच पर लाकर नई पार्टी बनाने की सोच रहे हैं? नहीं, ये मेरा कोई वो निर्णय अकेले का नहीं हो सकता है। जो भी लेंगे हम निर्णय, वो हम लोग एक साथ बैठ के, हमारे जितने लोग जो हमारे आंदोलन के साथी हैं वो सब एक मंच पे रहेंगे। हमारी फिर से बैठकें होंगी और निश्चित रूप से हम लोग जो भी फैसला होगा वो सर्वसम्मति से होगा, किसी एक व्यक्ति के। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in